अदिति, युवराज और ईशा उस वक्त ब्लैक हेवन के टेरेस पर खड़े थे। थोड़ी देर में वहां पर एक जेट आकर टेरेस पर खड़ी हो गई। सनाया और बाकी सभी जाकर उसमें बैठ गए। बैठते ही अदिति सनाया की तरफ देखते हुए कहती है, बॉस अपनी फैमिली से तो मिल लेती आप, वहाँ क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। सनाया अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, मेरा पर्सनल मैटर। इधर मल्होत्रा मिशन में सीताजी चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। इस वक्त वहां दादाजी, दादी जी, राम जी सब बैठे हुए थे। तभी दरवाजे से कबीर आता है। उसका एक्सप्रेशन इस वक्त बेहद खराब था। उसे देखते ही सीताजी जल्दी से कबीर के पास जाती हुई कहती है, बेटा सनाया कहाँ है? वो रात को भी घर नहीं आई, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही, कहाँ गई है वो? यहाँ तक कि ना ही रूही जला दिया। वहां पर सनाया की भी कार थी, पर कुछ मिनटों में वो भी गायब कर दी गई और न ही वो जली कारें हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा। कबीर की ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। दादाजी गुस्से से कहते हैं, किसकी हिम्मत हुई हमसे दुश्मनी लेने की? सीताजी एक बार फिर घबराते हुए कहती है, सनाया को तो कुछ नहीं हुआ होगा ना? कबीर इससे पहले अपनी माँ से कुछ कह सीताजी और बाकी सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे एक हैंडसम सा शख्स खड़ा है। लंबा हैंडसम, एक परफेक्ट सिक्स पैक वाली बॉडी, गोरा रंग, हल्की हल्की दाढ़ी। पूर्णविराम उस शख्स को देखते ही सीताजी कहती हैं, ध्रुव। ध्रुव आगे आता हुआ कहता है, माँ आइए जानते हैं इन जनाब के बारे में। ध्रुव मल्होत्रा, मल्होत्रा फैमिली का दूसरा बेटा और सनाया का दूसरा। ध्रुव को देखकर सीताजी उसे गले लगा लेती हैं। ध्रुव भी समझ रहा था कि उसकी माँ अभी टेंशन में है, पर क्यों उसे भी समझ नहीं आ रहा था। ध्रुव अपनी माँ से अलग होकर अपनी पूरी फैमिली को देखता है, लेकिन वह जिसे ढूंढ रहा था वह उसे दिखा ही नहीं। कबीर उसे सबको देखते हुए देख कहता है, नताशा को ढूंढ रहे हो? वह कहीं बाहर गई है, परसों आएगी। ध्रुव कब वह सब बता देता है। ध्रुव को भी बेहद गुस्सा आता है, लेकिन अपनी फैमिली के पास्ट को याद करके वह कुछ नहीं कहता। फिर कबीर से कहता है, उसे कहो उसका भाई आया है, जरूर आएगी। कबीर उसे अजीब नज़रों से घूरता हुआ कहता है, उसने मुझसे ढंग से बात नहीं की तो तुमसे क्यों करेगी? और उसका फ़ोन नहीं लग रहा। ध्रुव तो पहले झिड़क जाता है, फिर कहता है, दिल्ली सिटी हॉस्पिटल। एक डॉक्टर भागते हुए एक कैबिन के बाहर खड़ा होता है और एक गहरी सांस लेकर नॉक करता है। अंदर से एक गहरी आवाज़ आती है, कम इन। वो डॉक्टर जल्दी से आवाज़ सुनकर अंदर जाता है और सामने चेयर पर बैठे उस हैंडसम आदमी से कहता है, डॉक्टर DH रव, इमरजेंसी केस है। चेयर पर बैठे ध्रुव उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ है? सामने वाला जूनियर डॉक्टर कहता है, गोली लगी है। ध्रुव अपना कोट लेते हुए खड़ा होता है और उसके साथ चलते हुए कहता है, पुलिस को कांटेक्ट करो, उस आदमी के साथ कोई और है। जूनियर डॉक्टर थोड़ा डरते हुए कहता है, सर वो कोई आदमी नहीं, एक लड़की है और उसे 8 गोलियां लगी हैं। हम पुलिस को कॉल नहीं कर सकते, वो बेहद पावरफुल है, बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं। अगर हमने पुलिस को कॉल करके बताया तो वो। ध्रुव उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तो क्या? जूनियर डॉक्टर जवाब में कहता है, वो लोग अस्पताल में आग लगा देंगे, ऐसा ही एक लड़की ने धमकी दी है। ध्रुव अपना सर हिला देते हैं और उस जूनियर डॉक्टर के साथ जाने लगते हैं। वो दोनों सीधा वीविप फ्लोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह अस्पताल मल्होत्रा फैमिली का था। देश में ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जो मल्होत्रा फैमिली ओन करती है। दिल्ली का टॉप अस्पताल माना जाता है। इससे ध्रुव यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं। जब वो दोनों वीविप फ्लोर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, हर जगह बॉडीगार्ड्स हैं। ध्रुव जूनियर डॉक्टर से कहते हैं, पेशेंट का रूम कौन सा है? जूनियर डॉक्टर जल्दी से जवाब देता है, रूम 5021। ध्रुव और जूनियर डॉक्टर जल्दी से रूम 502 की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो लोग उस रूम के बाहर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर और भी ज़्यादा सिक्योरिटी है। रूम के बाहर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। तभी ध्रुव की नज़र वहां खड़ी एक लड़की पर गई जिसने इस वक्त एक लड़के को हक किया हुआ था। उसकी आंखें सरद होने लगी, उसने हल्की सी खांसी की और उसी समय दोनों कृति उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मेरी पूरी फैमिली है, उसका कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज उसको बचा लेना। ये कहते कहते कृति की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देख करण उसको दोबारा हक करता हुआ कहता है, स्वीटू स्वीटू डॉट क्राई, सनाया को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। ये सब देखकर ध्रुव अपनी मुट्ठियां बांध लेता है और सीधा ऑपरेशन थिएटर के। इधर रूही को किसी का कॉल आता है। वो साइड में जाकर कॉल पिकअप करती है।
दूसरी तरफ से आरके की आवाज़ आती है, क्या हुआ है? मुझसे छुपाने की हिम्मत मत करना। आवाज़ में बेहद गुस्सा था। रूही ये सुनकर तेज तेज रोने लगती है, जिस रूही को आज तक किसी ने रोता हुआ नहीं देखा था। इस वक्त वो किसी छोटी बच्ची की तरह तेज तेज रो रही थी। रूही रोते हुए कहती है, आरके सनाया को 8 गोलियां लगी हैं। इस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर में है। उसका कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? बाकी लोगों का क्या होगा? उसका कुछ मत कौन हो तुम लोग और रो रहे हो अब तक? उन लोगों का खानदान का नाम वहां से मिटा देना चाहिए था। तुमने आखिर वो लोग जिंदा कैसे हैं मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाकर? रूही ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो रूही थी ही नहीं, वो इस वक्त जिसे सब जानते थे। इस वक्त उसकी आंखों में ज्वालामुखी थी। ओके आर के बॉस, काम हो जाएगा। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है, पूरी तरह से शॉक थी वो। उसके चेहरे का गुस्सा डर का रूप ले लेता है। वो डरते हुए कहती है, आप लोग। जैसे ही रूही पीछे देखती है, वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने पूरी मल्होत्रा परिवार खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। सीता जी आगे आती हुई कहती हैं, सनाया कहाँ है? उनकी आंखों में बेहिसाब दर्द था। वहीं रूही बिना कुछ बोले उन्हें अपने हाथ से चलने का इशारा करती है। रूही एक नज़र कबीर की तरफ देखती है, जो कि पूरी वहाँ खड़ा हर व्यक्ति जानता था कि मल्होत्रा परिवार कौन है, पर वे यहाँ क्या कर रहे थे किसी को पता नहीं था। रूही सबको एक नज़र देखकर कहती है, यह सनाया की फैमिली है। सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। रामजी रूही की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ है मेरी बेटी को? रूही कुछ जवाब देती उससे पहले एक नर्स ऑपरेशन थिएटर से निकलती है। मल्होत्रा परिवार घूरता हुआ कहता है, वह कोई सामान्य एंटीडोट नहीं है। दुनिया की जानीमानी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही इसका इलाज है। क्या उनसे ला सकती हो? क्या अफ्रीका के जंगलों में जाकर ढूंढने वाली हो? रूही ध्रुव को गुस्से से घूरती हुई कहती है, आपको एंटीडोट चाहिए? यहाँ कहाँ से आया है उसका एक्सप्लेनेशन? ध्रुव उसे कुछ कहता आगे बढ़कर उसकी नज़र अपनी माँ पर जाती है। बाहर वहाँ अचानक से बहुत सारे काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स आने लगे। उन्हें देखकर रूही को छोड़कर सभी हैरान थे। उन बॉडीगार्ड्स के बीच में से मिस्टर आर के आ रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने पूरी तरह से मल्होत्रा परिवार को नज़रअंदाज किया और सीधे सनाया के कमरे के बाहर खड़े होकर उसे देखने लगे, जो इस वक्त मशीनों के बीच में थी। दिया था अपना परिवार से नाम जोड़ने से वहाँ खड़े किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रामजी कहते हैं, मिस्टर आर के, क्या सनाया आपको दादा कहती है? मिस्टर आर के उनकी तरफ एटीट्यूड से देखते हुए कहते हैं, कहती नहीं हूँ मैं उसका दादा और वह मेरी पोती। फिर रामजी रूही की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, जाओ एंटीडोट दे दो। रूही सिर हिला देती है और एंटीडोट डॉक्टर को दे देती है। पहले तो डॉक्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी एंटीडोट लाना। दूसरी तरफ ओबेरॉय एम्पायर सिद्धार्थ का असिस्टेंट जल्दी से बिना नॉक किए सिद्धार्थ के केबिन के अंदर घुस जाता है। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। इस वक्त सिद्धार्थ उसे गुस्से से घूरते हुए कुछ कहने को होता है, तभी उसकी नज़र उसके चेहरे पर जाती है। वह समझ जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वह बिना नॉक किए आया है। असिस्टेंट खुद को शांत करता है और डरते हुए सिद्धार्थ अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। चेहरे पर बिना किसी भाव के अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या हुआ उसे? असिस्टेंट अपने बॉस का चेहरा देखकर हैरान था, पर कुछ सोचकर कहता है, सर आपको क्या लेना देना, आप तो उनसे। वह आगे कुछ कहता कि अचानक उसके सिर के बिल्कुल करीब से एक गोली होकर गुजर जाती है। सिद्धार्थ अपनी आंखों में एक खतरनाक गुस्से के साथ, कहाँ है मेरी सनाया? क्या हुआ है? मुझे उसका जवाब चाहिए, ना कि तुम्हारे सवाल। अगर अपनी जान प्यारी है तो मुंह बंद रखो। इतना कहकर वह उसे घूरने लगा। असिस्टेंट डर के मारे बेहोश होने की हालत में आ गया था। जल्दी से सिद्धार्थ के सामने अपना मुंह खोलते हुए कहता है, बॉस, वो लेडी बॉस को 8 गोलियां लगी हैं, जिसमें एक अलग तरह का जहर था, जो कि अफ्रीका के सिद्धार्थ उसे देखते हुए कहता है, हालत कैसी है उसकी इस वक्त? असिस्टेंट एक बार फिर डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, बॉस वो। सिद्धार्थ गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, मरना बोलोगे? असिस्टेंट डर जाता है और जल्दी से कहता है, वो उनकी हालत अभी बेहद गंभीर है। पिछले 3 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है लेकिन कोई सुधार नहीं है। वह रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। सिद्धार्थ अपनी पीठ कांच की खिड़की की तरफ करते हुए सिगरेट का कश लेते हुए कहता है, दफा हो यहाँ से और मुझे वहाँ की एक एक पल की खबर चाहिए। असिस्टेंट सिर हिलाकर वहाँ से निकल जाता है। इधर सिद्धार्थ एकटक अपनी बिल्डिंग से दिल्ली शहर को देख रहा था।
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थीं। वह इसी तरह से दिल्ली शहर को घूरते हुए, मैं अहम था, बस यही वहम था, वो जिंदगी थी मेरी, मैं उसकी जिंदगी का बस एक सितम था। उस सितम की दास्तान भी मेरे वहम के लिए अहम था। कहकर वह सिगरेट का कश लेने लगा। अब यह तो वही जानता था कि आखिर उसने ये लाइन क्यों कही है। हॉस्पिटल में सभी लोग इस वक्त सनाया के वार्ड के बाहर थे। ऑपरेशन शुरू हुए काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं थी। करीब 3 घंटे बाद ध्रुव और बाकी डॉक्टर बाहर निकले। ध्रुव जैसे ही आया, उसकी नज़र सभी की सवालिया नज़रों से मिली। ध्रुव ने गंभीरता से सभी को ध्रुव का केबिन। ध्रुव अंदर आता है और अपना कोट गुस्से से वहां पड़े सोफे पर फेंक देता है। उसका ऐसा गुस्सा देखकर कृति भी हैरान हो जाती है। ध्रुव गुस्से से कृति की तरफ बढ़ता है, उसका कंधा पकड़कर दीवार से लगा देता है और गुस्से से उसे घूरने लगता है। कृति थोड़ी डर जाती है, पर वह भी सनाया की टीम की सदस्य थी, ऐसे कैसे डर जाती। कृति भी उसे गुस्से से कृति को घूरते हुए ध्रुव कहता है, मेरी बहन को इतनी सारी गोलियां कैसे लगीं, यहाँ तक कि उसके कंधे पर भी गहरा जख्म है। कहाँ थी वो, क्या हुआ उसके साथ, मुझे जवाब दो। इस वक्त ध्रुव के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। कृति ध्रुव का सवाल सुनकर डर जाती है, लेकिन अपना एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए कहती है, वो मैं उसके साथ नहीं थी, मुझे नहीं पता, वो अकेले गायब। अभी कृति भी अपनी एक भौं ऊपर उठाकर उसे घूरते हुए कहती है, और तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए बेहतर होगा दूर रहो मुझसे। और इतना कहकर उसे धक्का देकर कमरे से बाहर चली जाती है। जाती हुई कृति को ध्रुव देख रहा था, फिर अपना फ़ोन निकालकर कहता है, मेरी बहन और उसके आसपास वाले लोगों की सारी डिटेल्स दो मुझे। इतना कहकर कॉल कट कर देता है। ईशा वक्त सभी लोग बाहर बैठे हुए थे। सनाया के वार के ईशा वक्त रात हो चुकी थी। कबीर अपने घर वालों की तरफ देखते हुए कहता है, आप लोग घर जाए, मैं और ध्रुव यहाँ पर हैं। उसकी बात सुनकर सीता जी गुस्से से कहती हैं, ध्रुव कैसी बात कर रहे हो, मेरी बेटी वहाँ बिस्तर पर बेहोश पड़ी है और तुम चाहते हो कि मैं घर जाकर आराम करूं। अपनी माँ का ऐसा गुस्सा देखकर कबीर फिर गुस्से से कहती हैं, अपनी बकवास बंद करो, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हें जाना है तो जाओ, वैसे भी तुम्हारी बिजनेस मीटिंग छूट रही होगी तो, है ना। ध्रुव अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहता है, माँ आप कैसी बात कर रही हो, आपके लिए मैं अपनी बहन से प्यार नहीं करता, आपको ऐसा लगता है क्या। सीता जी कुछ कहने ही वाली थी। सीता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह थोड़ा भावुक होकर कहती हैं, 1 महीने में एक बार फ़ोन तक नहीं किया उसने, उसे क्या ही फर्क पड़ेगा मेरी तबीयत से। रूही सीता जी की बात सुनकर उन्हें समझाते हुए कहती है, आंटी मैं उसके साथ बचपन से हूँ, आपको पता है मैं उसे उससे भी ज़्यादा जानती हूँ, मुझे पता है वह आपको बेहद मिस करती थी। रूही की बात सुनकर रूही फिर आगे कहती है, आप लोग घर जाइए, हम है ना यहाँ। सीता जी गहरी सांस लेकर खड़ी होती हैं और सनाया के कमरे के दरवाजे के होल से सोई हुई सनाया को देखते हुए मन में कहती हैं, इसका बदला जरूर लूंगी मैं, और वहां से चल देती हैं। कबीर अपने डैड से कहता है, डैड माँ को संभालिएगा, आप लोग भी घर जाए। अब राम जी अपना सिर हिला देते हैं, फिर दादाजी राम। आधी रात सनाया का वार। सनाया धीरे से अपनी आंखें खोलती है, कुछ देर छत को घूरने के बाद चारों तरफ नजरें घुमाती है, फिर उसकी नज़र अपने हाथों पर जाती है, ड्रिप पर जाती है, कुछ देर उसे घूरती है और फिर ड्रिप को खींचकर निकाल देती है। उसके चेहरे पर इस वक्त दर्द की एक लकीर तक नहीं आती। उठकर बैठती है, चारों तरफ देखती है, फिर उसकी नज़र अपने कपड़ों पर कबीर की नज़र खिड़की पर जाती है, जो उस वक्त खुली थी। वह जल्दी से खिड़की की तरफ जाता है और नीचे देखता है। वह इस समय 20वें फ्लोर पर थे। वह नीचे देख ही रहा होता है कि रूही वार्ड के अंदर आती है। उसकी नज़र भी खाली बिस्तर पर जाती है। वह हैरान होते हुए कहती है, सनाया कहाँ है। तभी उसकी नज़र खिड़की से झांकते कबीर पर जाती है। वह उसकी तरफ बढ़ जाती है। कबीर उसकी बात को मना करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी यह बात सुनकर रूही उसे घूरते हुए कहती है, उसके लिए यह सामान्य है। इतना कहकर वह कमरे से जल्दी निकल जाती है। कबीर हैरानी से उसे ही घूर रहा होता है। इधर रूही बाहर निकलकर सबको देखते हुए कहती है, सनाया गायब है। उसकी बात सुनकर सामने बैठे सब लोग हैरान हो जाते हैं। ध्रुव भी वहीं बैठा था। वह रूही को देखते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो, मेरी बहन ऐसी हालत में कहाँ जाएगी, और क्यों हम सभी यहीं बैठे हैं। वह तो बाहर नहीं निकली अभी तक। अंदर से कबीर आता हुआ कहता है, क्योंकि वह खिड़की से
कबीर की बात सुनकर सब हैरान थे। ध्रुव अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, भाई आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है यह 20वां फ्लोर है, यहाँ से कोई कैसे भाग सकता है? कृति ध्रुव को घूरते हुए कहती है, कोई नहीं कर सकता लेकिन सनाया कर सकती है। और तुम जो यह कह रहे हो कब से जानते हो उसे? हाँ। ध्रुव उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, पर वह जाएगी क्यों? उसकी हालत अभी बहुत खराब है। 8 गोलियां लगी हैं उसे, कहाँ जाएगी मेरी बेचारी बहन? तुम लोग उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। ध्रुव भले ही आज ही सनाया से मिला था, लेकिन एक मुलाकात में ही वह उससे जुड़ चुका था। करण धम्म से सोफे पर बैठते हुए कहता है, सनाया वह बेचारी कब से हो गई? मुझे तो डर उन बेचारे लोगों के लिए लग रहा है जो आज सनाया के हाथों चढ़ने वाले हैं। क्या होगा उनका? नरक की देवी से मुलाकात हो जाएगी। अदिति भी सोफे पर बैठते हुए कहती है, सदमे में उन लोगों को अब यमराज भी नहीं बचा सकता। उन दोनों की बात सुनकर सब चुप थे, क्योंकि उन्हें कबीर गुस्से से कहता है, तभी तो मैं तुम लोगों से पूछ नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लगा था मेरा आदमी पता लगा लेगा, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा कौन थे वो लोग जिन्होंने सनाया के साथ यह किया। और सनाया कहाँ थी 1 महीना? तभी ध्रुव कहता है, और मेरी बहन भला किसी की जान कैसे लेगी? इतनी मासूम है वो। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग एक साथ कहते हैं, मासूम। ध्रुव और कबीर अजीब नज़रों से उन्हें देखने लगते हैं। तभी रूही कहती है, इससे पहले कि सनाया उन तक पहुंचे हमें उसे ढूंढना होगा, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा। सनाया कपूर है, वह किसी अपने पर एक खरोंच बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ तो बात खुद की है। कबीर गुस्से से रूही की तरफ बढ़ते हुए उसे घूरता हुआ कहता है, बताओगी आखिर चल क्या रहा है? रूही एक गहरी सांस के साथ कहती है, जिस दिन सनाया को बताना होगा वह खुद बता देगी। और इतना कहकर सबको इशारा करती है। सब रूही के इशारे पर वहां से चले जाते हैं। ध्रुव और कबीर एक दूसरे को देखते हैं और वे भी कहीं निकल जाते हैं। इधर रूही और बाकी सभी हॉस्पिटल से निकल चुके थे। इस समय वे लोग पार्किंग एरिया में थे। युवराज गुस्से से कहता है, हम उन्हें दिल्ली लेकर। अदिति भी गुस्से से कहती है, कहाँ गई होगी? स्वास्थ्य बहुत खराब है सनाया का, ऐसी हालत में आखिर वह ऐसा कैसे कर सकती है? उन दोनों की बात सुनकर रूही एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, भूलो मत कौन है वह, ऐसा कई बार हुआ है। करण फिर गुस्से से कहता है, वह न्यूयॉर्क थी हमारे शहर, हम इस समय इंडिया में हैं, इतना तो हम सब जानते हैं। सबको पता है वह इंडिया में है। इतने सारे दुश्मन हैं हमारे, क्या होगा अगर उन्होंने कुछ कर दिया? रूही करण को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ, सनाया को ढूंढना होगा फास्ट, इससे पहले कुछ गलत हो। सभी लोग सिर हिला देते हैं और अपनी अपनी कार से निकल जाते हैं बिना अपने अगल बगल देखे। दूर पर एक शख्स अपने हाथों में सिगरेट का कश भरता हुआ उन सब की सारी बातें सुन रहा था। वह अपनी सिगरेट को अपने पैरों से मसालता हुआ किसी को कॉल करता हुआ कहता है, पता करो कहाँ है वह इस वक्त, और इस बार मुझे जानकारी चाहिए जिसके बारे में तुम 1 महीने से कह रहे थे। कुछ नहीं पता लगा पाए, याद रखना अपनी मौत को दावत दोगे अगर जवाब नहीं हुआ तो। दूसरी तरफ से एक डरी हुई आवाज आती है, ओके सर, और कॉल कट हो जाता है। वह शख्स कार से हटते हुए कहता है, जान, मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलने आया था और तुम गायब हो गई। अब तुम्हें सजा मिलेगी, बस तुम मिलो तो। इतना कहकर एक खतरनाक मुस्कान देता है और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। कुछ घंटों बाद एक चॉपर आसमान में तेजी से भारत से बाहर एक द्वीप की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह द्वीप करीब आता जा रहा था, उस चॉपर में बैठे लोगों को वहां आग दिखाई दे रही थी, जो कि अब लगभग चारों तरफ फैल चुकी थी। चॉपर के अंदर एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, आह, आग कैसे लग सकती है वहां? दूसरा व्यक्ति जवाब में कहता है, लगी नहीं, लगाई गई है आग। उस चॉपर में बैठे सभी लोगों की नज़र सामने जाती है और उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसके बाल हवा की वजह से तेजी से उड़ रहे थे। उसका पहना हुआ काले कपड़े ऊपर से ही चॉपर से दिखाई दे रहे थे। चॉपर के अंदर बैठी हुई रूही कहती है, सनाया। सभी की नज़र उस लड़की पर जाती है। धीरे धीरे चॉपर द्वीप के बिल्कुल करीब आ जाता है, लेकिन वहां लैंड नहीं हो सकता था। आग। कुछ देर बाद दिल्ली सिटी हॉस्पिटल के छत पर युवराज जल्दी से सनाया को अपनी बाहों में उठाकर नीचे लिफ्ट से लेकर जाता है। सनाया इस समय उसकी बाहों में बेहोश पड़ी हुई थी। रूही और अदिति भी तेजी से उसका पीछा करते हुए भागती हैं।
सनाया के वार्ड में युवराज जल्दी से सनाया को उसके बिस्तर पर लिटा देता है। पीछे से ध्रुव जल्दी से कमरे में प्रवेश करता है और अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में एक दर्द सा उभर आता है। वह जल्दी से सनाया को चेक करने लगता है। कुछ देर बाद ध्रुव बाहर आता है और वहां बैठे सभी लोगों को घूरने लगता है। तब तक वहां कबीर भी आ चुका था। ध्रुव गुस्से से उन लोगों को देखते हुए कहता है, आखिर और कितने राज हैं जो हमें नहीं बताए गए हैं तुम लोगों ने? कृति एक गहरी सांस लेकर ध्रुव से पूछती है, आखिर सनाया को हुआ क्या? ध्रुव उसे गुस्से से जवाब देता है, वह बेहोश हो गई थी। इतना गुस्सा किस बात का? तुम लोगों को अंदाजा भी है कि इतना गुस्सा सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? और वह इस समय कहाँ गई थी? चॉपर में। जब सनाया बेहोश हो गई थी तो उसे अस्पताल लाने से पहले उन लोगों ने उसके कपड़ों पर से सारा खून साफ कर दिया ताकि किसी को शक न हो। लेकिन ध्रुव की बातों का कोई कुछ जवाब नहीं देता। कबीर उन सभी को चुप देखकर ध्रुव से कहता है, ये लोग हमें कुछ नहीं बताएंगे, हमें सनाया से ही पूछना होगा। ध्रुव भी हाँ में सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। अब धीरे धीरे सुबह भी होने लगी थी। रूही बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम लोग जाओ, अब मैं यहाँ हूँ। युवराज रूही को समझाते हुए कहता है, रूही तुम चली जाओ, मैं हूँ, तुम्हें आराम की जरूरत है। रूही युवराज को मना करते हुए कहती है, युवी तू जा, तेरी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। युवराज कुछ कहने ही वाला था कि रूही कहती है, बाकी काम भी करने हैं तुझे, इसलिए जा। रूही का इशारा साफ था कि आखिर उसकी बातों का क्या मतलब है। फिर युवराज हाँ में सिर हिला देता है और सबको इशारा करता है चलने के लिए। बिना किसी बहस के सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब इस समय वहां सिर्फ कबीर और रूही थे। कबीर एकटक रूही को देख रहा था। रूही ने उसे बिना एक नज़र उठाकर देखा। सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है और अपना सिर पीछे बैंक पर टिका देती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। कबीर बस रूही को ही देख रहा था। जब कबीर देखता है कि रूही अब सो चुकी है तो वह किसी को एक मैसेज करता है। कुछ ही देर बाद वहां 2 बॉडीगार्ड आ जाते हैं। कबीर उन्हें सनाया के कमरे के बाहर खड़ा होने का इशारा कर देता है और रूही की तरफ बढ़कर उसे किसी नाजुक कली की तरह अपनी बाहों में उठा लेता है। रूही को जैसे ही वह अपनी बाहों में उठाता है, उसकी खुशबू सीधा उसकी नाक में महसूस होती है। कबीर एक छोटी सी मुस्कान रूही के सोते हुए चेहरे को देखकर देता है और वही सनाया के कमरे के बगल में बने रेस्ट रूम में लेकर चला जाता है। वहां पीछे कबीर का बॉडीगार्ड जो यह सब देख रहा था, उसे सदमा लग जाता है। एक बॉडीगार्ड दूसरे से कहता है, मुझे चुटकी काट, तो दूसरा बॉडीगार्ड उसे चुटकी काट देता है। पहला बॉडीगार्ड चिल्लाकर कहता है, यह सच था, हे भगवान, हमारे बॉस किसी लड़की को खुद के करीब लेकर आए और उसे अपनी बाहों में भी उठाया, उसका इतना ख्याल रखा। पहला बॉडीगार्ड खुशी से कहता है, आज से वह हमारी लेडी बॉस है, कितनी प्यारी है ना। दूसरा बॉडीगार्ड भी हाँ में सिर हिला देता है और दोनों बातें करने लगते हैं। सिद्धार्थ उसकी उलझी हुई आंखों को देखकर हल्के से मुस्कुराया और उसके बालों को अपने हाथों से धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, तुम मुझसे भागने की जितनी भी कोशिश कर लो शनाया, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी जाने नहीं दूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। शनाया ने थोड़ा गुस्से और डर के बीच खुद को संयत रखते हुए कहा, सिद्धार्थ, ये जुनून तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हारे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी, मुझे जाने दो। सिद्धार्थ उसकी बातों पर हल्का सा हंसते हुए उसके करीब झुकते हुए बोला, खेल? ये कोई खेल नहीं है शनाया, ये प्यार है, वो प्यार जो मेरी रगों में दौड़ता है और तुम्हें ये मानना ही होगा कि तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कता है। शनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम जो भी सोच रहे हो वो गलत है। मुझे प्यार में कैद नहीं किया जा सकता, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। सिद्धार्थ ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसके गाल पर अपनी उंगलियां फिराईं और धीरे से कहा, तुम्हें इस बात को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। शनाया ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत लगाकर सिद्धार्थ को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने धीरे से
उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम जितना दूर जाने की कोशिश करोगी मैं उतना ही करीब आऊँगा, ये मेरा वादा है। शनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वो जानती थी कि सिद्धार्थ के इस जुनून का अंजाम खतरनाक हो सकता है। शनाया ने मन ही मन खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसने एक गहरी सांस ली और सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, बेहतर होगा कि अपनी मंगेतर पर ध्यान दो, ना कि मुझ पर। इतना कहकर वो बेड से उठ गई। सिद्धार्थ अब उसकी नज़रें इतनी गहरी और तीव्र थीं कि शनाया को असहज महसूस होने लगा। शनाया दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि श्रेया ने कहा था कि वो बिना लंच किए जाने नहीं देगी और नीचे निशिका ओबेरॉय होगी। उसने झुंझलाते हुए सोचा, इससे बेहतर तो यही है कि मैं ऊपर ही रुक जाऊं। उसने एक बार फिर सिद्धार्थ की ओर देखा, जो अब भी उसी तीव्र नज़रों से उसे घूर रहा था। उसकी नज़रों में ऐसा कुछ था जो उसे विचलित कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और जाकर सोफे पर बैठ गई। सिद्धार्थ ने उसकी हरकतों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। वो बेड से उठकर धीमे कदमों से उसके पास आया और बगैर कुछ कहे सोफे पर बैठ गया। फिर अचानक उसने अपना सिर शनाया की गोद में रख दिया और उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो पूरी तरह उसकी गोद में सुकून पा रहा हो। शनाया ने गुस्से से उसकी ओर देखा और तेज आवाज में कहा, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, जब देखो मुझसे चिपके रहते हो। सिद्धार्थ ने आंखें खोले बिना हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गोद सबसे सुकून भरी जगह है, इससे बेहतर और कुछ नहीं। शनाया ने झटके से अपनी गोद हटाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वो अब धीरे धीरे उसकी कमर पर उंगलियां फेरने लगा, जिससे शनाया का गुस्सा और बढ़ गया। सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हें इस तरह सहन करूंगी। उठो यहाँ से, अभी के अभी, शनाया ने सख्त लहजे में कहा। सिद्धार्थ ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हारे गुस्से में भी एक अजीब सा सुकून है शनाया। मैं जितना सुनता हूँ उतना ही तुम्हारे और करीब आने का मन करता है। शनाया ने उसे धक्का देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझे खुद से दूर कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तुम मेरी हो शनाया, और हमेशा मेरी रहोगी। शनाया का चेहरा गुस्से और असमंजस से लाल हो गया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ के इस जुनून से उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वो सोचने लगी, इस आदमी का पागलपन मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे इससे दूर रहना होगा, लेकिन कैसे? शनाया मन ही मन खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने अपना सिर उठाया और उसे घूरते हुए कहा, सोचना भी मत शनाया। शनाया ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम्हारे जैसे पागल आशिक मैंने बहुत देखे हैं। सिद्धार्थ ने उसकी इस बात पर अपनी भौहें चढ़ाईं और सख्त आवाज में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बोलो। शनाया कुछ जवाब देती इससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखा और जैसे ही नाम देखा, उसके चेहरे पर मिलेजुले भाव आ गए। उसकी आंखों में हल्का सा डर और झुंझलाहट दोनों झलकने लगे। वो फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही सोफे से उठने लगी, सिद्धार्थ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे वहीं रोक लिया। शनाया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और तीखी नज़रों से घूरते हुए कहा, छोड़ो मुझे सिद्धार्थ। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वो उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता। झुंझलाते हुए शनाया ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक सख्त लेकिन मीठी आवाज़ आई, नहीं मिलोगी मुझसे स्वीटहार्ट, अब भी गुस्से में हो? शनाया ने गहरी सांस ली और ठंडे लहजे में जवाब दिया, भला मैं कौन होती हूँ आप पर गुस्सा करने वाली, लेकिन कृपया मुझे दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा। अब अलविदा। इतना कहकर उसने झट से कॉल काट दी। फ़ोन रखते ही उसने महसूस किया कि उसकी कमर पर सिद्धार्थ का हाथ अब भी मजबूती से था। दर्द का एहसास होते ही उसने गुस्से में उसकी तरफ देखा और चिल्लाई, कितनी जोर से पकड़ रखा है सिद्धार्थ? क्या दर्द देना तुम्हारा शौक है?
सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्से की परछाई उभरी। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए तीखे स्वर में पूछा, उसने तुम्हें स्वीटहार्ट क्यों कहा? सिद्धार्थ के उस सवाल पर शनाया उसे कोई जवाब नहीं देती और चेहरा फेर लेती है। सिद्धार्थ, जो शनाया की गोद में लेटा हुआ था, अचानक शनाया की गर्दन पकड़ता है और उसका चेहरा अपने करीब खींच लेता है। गुस्से से भरकर वह कहता है, कौन था वो? सिद्धार्थ की इस हरकत से शनाया अभी भी चौंकी हुई थी। उसने अपना हाथ अपनी गर्दन पर रखते हुए कहा, छोड़ो सिद्धार्थ, ये क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ उसकी बात को अनसुना करते हुए अब भी उसे गुस्से में घूर रहा था और बोला, जवाब दो। शनाया ने भी उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें जलन हो रही है? सिद्धार्थ उसकी बात पर हल्का सा हंसते हुए कहता है, जलन मुझे उससे हो जो मुझसे ऊपर हो, और जो भी था वो मुझसे बहुत नीचे होगा। शनाया ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, वो काफ़ी पावरफुल और तुमसे कई ज़्यादा हैंडसम है। इतना सुनते ही सिद्धार्थ की माथे की नसें गुस्से में उभर आईं। उसकी आंखों में अब एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था। वह शनाया को और पास खींचते हुए बोला, तुम मेरी सहनशक्ति को मत आजमाओ। शनाया, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा, याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। सिद्धार्थ ने शनाया की बात सुनकर गुस्से में अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। उसकी आंखें गुस्से और जुनून से भर चुकी थी। उसने शनाया की तरफ झुकते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो? शनाया, अगर वो मुझसे ज़्यादा हैंडसम और पावरफुल है तो फिर तुम यहाँ मेरे सामने क्यों खड़ी हो? शनाया ने गहरी सांस ली और उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सामने इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे कोई और ऑप्शन नहीं है? तुम्हारे जैसे खुदगर्ज और घमंडी इंसान के साथ रहना मेरी मजबूरी है, समझे? सिद्धार्थ ने उसकी बात पर ठहाका लगाया, लेकिन उसकी हंसी में गुस्से की झलक साफ दिख रही थी। उसने शनाया की ठुड्डी अपने हाथ से पकड़ ली और उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर करते हुए कहा, मजबूरी नहीं शनाया, तुम मेरी हो और ये मैं तुम्हें बार बार साबित करने पर मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुमने मुझे चैलेंज किया तो मैं खुद तुम्हारे हर सवाल का जवाब बन जाऊंगा। शनाया ने अपनी ठुड्डी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, और वो जो भी है, अगर उसने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, याद रखना। शनाया, ये जुनून नहीं, ये हक है और अपने हक को मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। शनाया ने उसकी बात पर एक तीखी मुस्कान दी और कहा, तुम्हारा हक? तुमसे किसने कहा कि मुझ पर तुम्हारा कोई हक है? मुझे अपनी जिंदगी में किसी को आने या जाने का पूरा हक है और तुम मुझे रोक नहीं सकते। सिद्धार्थ ने उसके इस जवाब पर झुकते हुए और गुस्से में कहा, रोका तो मैंने अब तक खुद को है। शनाया, तुमने मुझे जिस कगार पर लाकर खड़ा किया है वहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता क्योंकि अब वो सिर्फ मेरी है। शनाया ने उसकी आंखों में झांका, जहां सिर्फ जुनून और अधिकार था। उसने गुस्से से अपनी नजरें हटाई और कहा, तुम्हारा ये पागलपन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने उसके बालों को हल्के से छूते हुए कहा, पागलपन? तुमने सही कहा, ये पागलपन ही तो है जो मुझे तुम्हारे बिना एक पल भी जीने नहीं देता। शनाया ने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे फिर से अपनी बाहों में कैद कर लिया और धीरे से कहा, तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता किस्मत ने तय किया है और इसे कोई नहीं बदल सकता। शनाया ने अपनी आवाज़ को सख्त करते हुए कहा, तुम्हारी ये जबरदस्ती तुम्हें मेरे करीब कभी नहीं लाएगी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने उसे गहराई से देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो देखना शनाया, मेरी जबरदस्ती को मेरा प्यार बनने में देर नहीं लगेगी और उस दिन तुम खुद मेरे करीब आने से खुद को रोक नहीं पाओगी। शनाया ने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, और इतना कहकर उठने लगी क्योंकि नीचे से श्रेया की आवाज़ आ रही थी। सिद्धार्थ ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है, अपनी गलती की सजा तो लेती जाओ डार्लिंग। शनाया कुछ समझ पाती इससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन को झुकाया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। एक गहरी
जुनूनी किस के साथ उसने शनाया को पूरी तरह से जकड़ लिया। शनाया की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस एकटक सिद्धार्थ को देखती रही। अचानक सिद्धार्थ ने एक झटके में शनाया को ऊपर उठा लिया। सिद्धार्थ के इस तरह करने पर शनाया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में गुस्से की लाली देखकर शनाया शांत हो गई, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि यह गुस्सा किस बात का है। इसके बाद सिद्धार्थ ने शनाया को धीरे धीरे नीचे कर दिया। उसने शनाया की टॉप को ऊपर उठाया और उसकी कमर पर अपने गर्म और सख्त हाथ फिराने लगा। यह देखते ही जैसे ही चिल्लाने के लिए शनाया ने अपना मुंह खोला, सिद्धार्थ ने उसका मुंह अपने होठों से बंद कर दिया और फिर उसने अपनी जीभ से उसके पूरे मुंह का जायजा लेना शुरू कर दिया। शनाया की आंखें अब और भी बड़ी हो गईं। गुस्से और झटके के साथ उसने तुरंत एक तेज धक्का देकर खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की। एक अंधेरा कमरा, जहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे के कोने में एक शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी शख्सियत से एक अजीब सी शिकायत और गुस्सा झलक रहा था। उसके हाथों में एक सिगार था, जो धीरे धीरे सुलग रहा था। हर कश के साथ उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर रही थी, जैसे उसकी हर सोच एक साजिश हो। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ होती है। उस शख्स ने सिगार का कश लेते हुए धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था। उसने अपनी तेज और ठंडी आवाज़ में कहा, क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? अंदर आओ बिना डरे। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और एक लड़का डर के मारे कांपते हुए कमरे के अंदर आता है। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। लड़का एक नज़र उस शख्स की आंखों में देखता है, जो अंधेरे के बावजूद गुस्से में अंगारों की तरह जल रही थी। लड़का घबराते हुए कहता है, सर साहब, वो शनाया कपूर। कुर्सी पर बैठा वो शख्स अचानक अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून आ जाता है और उसने सिगार को एक तरफ फेंक दिया। ठंडी और तेज आवाज में गुस्से को दबाते हुए कहा, क्या शनाया कपूर? वो शख्स गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जुनून की लपटें जल रही थीं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोशिश नहीं, मुझे शनाया की पूरी जिंदगी का हर कोना चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किसके साथ रहती है, हर राज और सुनो। लड़का, जो पहले ही डर से कांप रहा था, हड़बड़ाते हुए रुक गया और पलटा। जी सर, उसने धीरे से पूछा। मुझे सिर्फ उसकी जानकारी नहीं चाहिए, मुझे उसकी कमजोरियां भी चाहिए। वो किस बात से डरती है, किस बात पर झुक सकती है और किसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। मुझे हर पहलू चाहिए, समझे? लड़के ने कांपते हुए सिर हिलाया। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और घबराहट में दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। शख्स ने फिर से स्क्रीन की ओर देखा, जहां शनाया की बड़ी सी तस्वीर चमक रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर बैठते हुए तस्वीर को घूरा। उसकी आंखें जुनून और क्रूरता से जल रही थीं। उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और धीरे से बुदबुदाया, अब तुम बच नहीं सकती शनाया, तुम्हें आना ही होगा। मुझे रोक पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और जैसे ही उसका चेहरा थोड़ा शांत हुआ, अचानक वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। वह कुर्सी पर झुककर पागलों की तरह अपनी हंसी को और तेज करता गया। उसने अपने हाथ से मेज पर रखी शराब की बोतल उठाई और एक लंबा घूंट लिया। फिर उसने अपने सामने रखी शनाया की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखते हैं कब तक मुझसे भागती रहोगी। ये खेल सिर्फ मैंने शुरू किया है और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। ओबेरॉय पैलेस के भव्य डाइनिंग हॉल में हर तरफ एक शाही माहौल था। टेबल पर अलग अलग व्यंजन सजे हुए थे। सिद्धार्थ टेबल के दूसरी तरफ बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वह चुपचाप शनाया को देखे जा रहा था, जैसे उसे परेशान करना उसका नया शौक बन गया हो। दूसरी तरफ शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह अपनी प्लेट पर नजरें टिकाए गुस्से में खाना खा रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह सिद्धार्थ की हरकतों पर था। श्रेया, जो शनाया के पास बैठी थी, धीरे से फुसफुसाई, शनाया, तू मेरे भाई को इतनी गुस्से से
क्यों देख रही है, क्या बात है? शानाया ने गुस्से से श्रेया की ओर देखा और कहा, मेरा पेट भर गया है, अब क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? श्रेया ने एक नज़र सिद्धार्थ पर डाली। उसने देखा कि सिद्धार्थ अचानक से अपनी नज़रें झुकाकर खाना खाने का नाटक करने लगा था। उसका चेहरा अब एकदम भावहीन हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन श्रेया को अपने भाई की चालाकी समझने में देर नहीं लगी। श्रेया ने उसकी बात पर शक भरी नज़र डाली और फिर शानाया की तरफ देखते हुए कहा, वैसे शानाया, अगर तुम। शानाया ने गुस्से से श्रेया को घूरा और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। शानाया का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। जब उसका फ़ोन बजने लगा, उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर नज़र डालते ही उसके माथे पर हल्की शिकन उभर आई। बिना कुछ बोले उसने फ़ोन को कट कर दिया। टेबल पर बैठे सभी ने उसकी इस हरकत को गौर से देखा, खासकर सिद्धार्थ, जो अब अपनी आंखों से। शानाया ने कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़े होते हुए कहा, अच्छा, मुझे याद आया। मुझे एक इमरजेंसी काम के लिए बाहर जाना होगा। शानाया कार ड्राइव करते हुए मालहोत्रा मिशन की तरफ बढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और सड़क पर बस उसकी कार की हल्की हल्की गूंजती आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक बार फिर कॉल आया और स्क्रीन पर आके का नाम चमकने लगा। शानाया ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो, और अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया। दूसरी तरफ से एक गुस्सैल और भारी आवाज़ आई, तुम गुस्सैल लड़की, वहाँ जाकर अपने दादा को भूल गई हो क्या? शानाया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन उससे पहले ही आर के बोलते रहे, क्या वो सिंघानिया और मालहोत्रा परिवार के साथ रहकर तुमने अपने कपूर परिवार को भुला दिया है? अगर ऐसा है तो सुन लो, तुम मेरी पोती हो और हमेशा रहोगी। मैंने तुम्हें उनके साथ रहने की इजाज़त दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे और अपने घर को भूल जाओ। आरके की आवाज़ पहले गुस्से से भरी थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें उदासी झलकने लगी। शानाया, इस उम्र में मुझे बस अपने परिवार की ज़रूरत है, पर लगता है अब तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं रहा। क्या ये सच है? शानाया के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द उभर आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए शांत लहजे में कहा, दादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों हूँ? शानाया ने जैसे ही कुछ और कहने के लिए मुंह खोला, दूसरी तरफ से आरके की आवाज़ गुस्से में गूंज उठी, मुझे और कुछ नहीं सुनना शानाया, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम जल्द। आरके ने अपनी आवाज़ में और गंभीरता लाते हुए कहा, मालहोत्रा और सिंघानिया परिवार के पास बहुत लोग होंगे, बहुत रिश्ते होंगे, लेकिन मेरे पास, शानाया, सिर्फ तुम हो, मेरी इकलौती पोती। और ये बात भी ध्यान रखना कि तुम किसी और को दादू कहने की गलती मत करना। सिर्फ मैं तुम्हारा दादू हूँ और हमेशा रहूँगा, ये मत भूलना। शानाया ने उनकी बातें सुनते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द उभर आया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा, जी दादू, जैसा आप कहें, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगी और मैं कभी आपको भूल नहीं सकती। आरके ने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, याद रखना शानाया, ये दुनिया तुम्हें बांटने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे भुला दो। मुझे इंतजार है तुम्हारा, बस ये याद रखना। शानाया ने हल्के से सिर हिलाया, भले ही वह जानते थे कि आरके उसे देख नहीं सकते। उसने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जी दादू, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। कॉल खत्म होने के बाद शानाया ने फ़ोन को धीरे से डैशबोर्ड पर रखा। उसकी आंखों में उदासी और जिम्मेदारी का अजीब सा मिश्रण झलक रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाया, दादर हमेशा सही होते हैं, पर मैं जिस राह पर चल रही हूँ वो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। मुझे अपने फैसले पर डटे रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह मालहोत्रा मिशन के पास पहुंच चुकी थी। गेट खुलने की आवाज़ ने उसकी सोच को तोड़ दिया। जैसे ही शानाया की कार गेट के अंदर गई, उसने चारों तरफ कई महंगी और लग्जरी गाड़ियों को खड़ा देखा। शानाया कुछ समझ पाती तब तक वहां एक बॉडीगार्ड आया और शानाया के लिए कार का दरवाज़ा खोलते हुए विनम्रता से खड़ा हो गया। शानाया ने कार से उतरते हुए पूछा, इतनी सारी गाड़ियां कौन आया है? बॉडीगार्ड ने सिर झुकाते हुए कहा, मैडम, सिंघानिया पैलेस से कुछ लोग आए हैं। यह सुनते ही शानाया ने अपने चेहरे पर वही ठंडा और बेपरवाह सा भाव बनाए रखा
और सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह मेन हॉल के अंदर गई, उसकी नजरें वहां के भव्य नज़ारे पर टिक गईं। पूरा हॉल महंगे और खूबसूरत गिफ्ट से भरा हुआ था। कीमती गहनों के बॉक्स, रेशम की साड़ियाँ, बड़े बड़े गुलदस्ते, विदेशी ब्रांड्स के बैग और कई अन्य कीमती सामान हॉल में करीने। शानाया यह सब देखकर हैरान हो गई। वह चुपचाप खड़ी होकर चारों ओर नज़र घुमाने लगी। उसकी आंखों में हल्की झुंझलाहट झलक रही थी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। तभी एक काले सूट में सजा हुआ आदमी उसके सामने आया और सिर झुकाते हुए विनम्रता से कहा, प्रिंसेस, यह सारे तोहफे आपके लिए हैं। आपके नानो मिस्टर अशोक सिंघानिया ने यह सब भेजा है। शानाया ने उस व्यक्ति की बात सुनकर उसे तीखी नज़रों से देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सब क्या है? क्यों भेजा है उन्होंने यह सब? सूट पहने आदमी ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, मैडम, आपके नानू ने यह सब आपकी खुशी के लिए भेजा है। वह चाहते हैं कि आपको उनकी अहमियत का एहसास हो। उन्होंने कहा है कि आप उनकी इकलौती पोती हैं और उनकी दुनिया सिर्फ आप ही है। शानाया कुछ जवाब देती उससे पहले ही वहाँ सीता जी आती हुई बोली, बेटा, ये सब। वह अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही नताशा वहाँ आ गई। जैसे ही नताशा की नज़र हॉल में पड़े गिफ्ट्स पर पड़ी, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह उत्साह से चहकते हुए बोली, वाह नानू ने ये सब भेजा है। मेरे पास होना ही एक बड़ी खुशी की बात है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि ये सब। नताशा ने इतना कहते हुए एक बॉक्स को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी काले सूट वाला आदमी तेजी से आगे बढ़ा और उसे रोकते हुए सख्ती से बोला, माफ़ कीजिए मैडम, आप इन गिफ्ट्स को नहीं छू सकती। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रिंसेस के लिए है। नताशा ने हैरानी और गुस्से से उस आदमी को देखा और तीखे लहजे में पूछा, कौन प्रिंसेस? यहाँ तो कोई प्रिंसेस नहीं रहती। नताशा के यह पूछने पर कि प्रिंसेस कौन है, वह ब्लैक सूट वाला आदमी अजीब नज़रों से उसे देखता हुआ जवाब देता है, हमारी प्रिंसेस मिस शानाया मल्होत्रा। क्या आपको सिंघानिया परिवार की परंपरा के बारे में नहीं पता? नताशा यह सुनकर गुस्से से कहती है, कौन सी परंपरा? नताशा आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सीता जी उसे रोकते हुए उस ब्लैक सूट वाले व्यक्ति से कहती हैं, अब आप जा सकते हैं। सीता जी की बात पर वह ब्लैक सूट वाला व्यक्ति सिर झुकाता है, सीता जी और शानाया के सामने झुककर सलाम करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शानाया सीता जी से पूछती है, मॉम, यह सब क्या है? सीता जी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, यह सब तुम्हारे नानूजी ने भेजा है तुम्हारे लिए, एक तोहफा। तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। उन्होंने इसे बहुत प्यार से भेजा है। शानाया बस सिर हिलाकर हामी भर देती है। तभी सीता जी को एक कॉल आ जाती है और वह वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद शानाया नताशा को देखती है, जिसका चेहरा गुस्से से लाल टमाटर हो गया। धाय! शानाया नताशा के पास जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहती है, कितना जलती हो तुम मुझसे, है ना? नताशा मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है, मैंने क्या किया दी? आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? आप मुझसे नफरत करती हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे मत बोलो। शानाया उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहती है, ड्रामा मत करो नताशा, तुम्हारा हर काम मुझे नीचा दिखाने का होता है, लेकिन तुम भूल रही हो कि मैं तुमसे कहीं आगे हैं। ये प्रिंसेस वाली बात सुनकर तुम्हारे अंदर की आग और भड़क गई, है ना? शानाया की बात पर नताशा नकली आंसू बहाते हुए जोर जोर से रोने लगती है और बिलखते हुए कहती है, प्लीज़ दी, मुझे ऐसा मत कहो। आप मुझे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? शानाया नताशा के इस ड्रामे से ज़रा भी प्रभावित नहीं होती। वह थोड़ा निराश होकर कड़े लहजे में कहती है, अभिनय में थोड़ी और मेहनत करो नताशा, तुम्हारा यह ओवर ड्रामा मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। तभी पीछे से एक ठंडी और गहरी आवाज़ आती है, शानाया। शानाया का चेहरा एकदम ठंडा और गंभीर हो जाता है।
वह बिना हिले डुले उस आवाज़ की ओर देखने लगती है। वहीं नताशा के चेहरे पर अचानक एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभर आती है। वह जल्दी से पलटकर पीछे खड़े ध्रुव के गले लग जाती है और नाटकीय लहजे में बोलती है, भाई देखो नहदी मेरे बारे में क्या क्या बोल रही है, मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। शानाया बिना कुछ कहे अपनी जगह पर खड़ी रहती है और सिर्फ ध्रुव को देखती है। उसकी निगाहें बिल्कुल खाली थीं, लेकिन उनमें हल्की सी बेचैनी छिपी थी। ध्रुव, जो काले सूट में खड़ा था, अपनी गहरी और तीखी आंखों से शानाया को देखता है। फिर वह धीरे धीरे नताशा का सिर सहलाते हुए शांत आवाज में कहता है, जाओ नताशा, अपने कमरे में जाओ। नताशा उसकी बात सुनते ही झिझकते हुए कहती है, पर भाई। ध्रुव उसे अपनी ठंडी तेज नज़रों से घूरता है। उसकी आंखों में एक अनोखी चेतावनी थी। नताशा उसके इस रवैये को समझते हुए तुरंत वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वह शानाया को घूरते हुए धीमे से कहती है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। ध्रुव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और शानाया की तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहा, स्टडी में आओ शानाया। शानाया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे आदेश दे, लेकिन यह उसका भाई था। ध्रुव के साथ उसका रिश्ता भले ही जटिल और ठंडा हो, पर वह उसकी बात कभी टाल नहीं सकती थी। शानाया बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसके पीछे चलने लगती है। दोनों स्टडी में पहुंचते हैं। ध्रुव कुर्सी पर बैठकर गहरी सांस लेता है और शानाया को अपने सामने बैठने का इशारा करता है। बैठो, ध्रुव की आवाज़ में वही ठंडापन था। शानाया उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहती है, क्या बात है भाई। ध्रुव शानाया को गंभीरता से देखते हुए कहता है, अभी जो बाहर हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहोगी। शानाया बिना अपनी नज़रें हटाए शांत लहजे में जवाब देती है, आपको क्या लगता है भाई। ध्रुव गहरी सांस लेते हुए कुर्सी पर झुकता है और धीरे धीरे कहता है, हमें पता है कि नताशा तुम्हें पसंद नहीं करती, और हाँ, वो तुमसे जलती भी है, लेकिन शानाया, वो तुम्हारी छोटी बहन है। परिवार की इज्जत और रिश्तों की मर्यादा बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। मैं उससे बात करूंगा, आज के बाद वो कोई भी फालतू हरकत नहीं करेगी। शानाया उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहती है, फिर ठंडे स्वर में जवाब देती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। आप नताशा को बचाने की इतनी जहमत मत उठाए, उसे मेरी आदत पड़ जाएगी। ध्रुव उसकी तरफ देखते हुए कुर्सी से उठता है और उसके करीब आकर उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए कहता है, तुम इतने समय से घर से दूर रही हो शानाया, तुम्हारे हिस्से का सारा प्यार नताशा को मिल गया। मुझे लगता है शायद इसीलिए तुम्हारे और उसके बीच इतनी दरार आ गई है। शानाया अपनी जगह से उठती है और तीखी नज़रों से उसकी ओर देखती है, प्यार भाई, ये जो प्यार आप नताशा को देते आए हो, उसने इसे कभी प्यार की तरह लिया ही नहीं। उसने इसे अपनी ताकत बना लिया और अब उसे लगता है कि वो इस घर की रानी है, लेकिन उसे भूलने की बीमारी है कि असली रानी कौन है। ध्रुव उसकी बात पर हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाता है, तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है शानाया, तुम्हारी बेबाकी पर याद रखो, ये घर सिर्फ लड़ाई का मैदान नहीं है, ये तुम्हारा भी घर है और इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। शानाया उसकी बात को अनसुना करती हुई कहती है, भाई, मैं हमेशा से अपनी लड़ाई खुद लड़ती आई हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है और न ही नताशा की किसी हरकत से फर्क पड़ता है, बस आप इस मामले में न पड़। ध्रुव उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं नहीं पड़ेगा, पर याद रखना शानाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें जिस चीज़ का भी हक है वो सब तुम्हें दिलाकर रहूँगा, ये मेरा वादा है। शानाया उसकी आंखों में देखती है, उसकी ठंडी आंखों में हल्की सी नरमी दिखती है, लेकिन वह अपने इमोशंस को छिपाते हुए कहती है, आपका ये वादा मैं याद रखूंगी भाई, पर याद रहे, मैं जो कुछ भी चाहती हूँ उसे पाने के लिए मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ध्रुव उसके इस जवाब पर मुस्कुराता है और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम हमेशा से जिद्दी रही हो शानाया, और शायद यही तुम्हारी ताकत है।